हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है। ये जो पेपर है ये दिसंबर 2019 वाला है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जुलाई 2019 वाला पेपर लिया था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:43 बजे यानी कि शाम के 7:45 बज रहे हैं। तो यह जो ट्रेन है यह सूरत से 7:45 बजे चली है और दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची है। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो हमें दूरी दे दी गई है, समय हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें बताया गया है कि ट्रेन कब चली है और कब पहुंची है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इस तरीके के प्रश्न मैंने पहले भी करवाए हैं, जो और पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं उनमें। तो आप लोगों को पता ही है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी हमें दी गई है, समय की गणना कैसे करेंगे? यहाँ जो ट्रेन है ये चली है 7:45 बजे यानी 7:45 पर ये चली है। कब चली है? 29 नवंबर को, और पहुंची है 1 दिसंबर को। तो कितना इस ट्रेन ने समय लिया है? तो ट्रेन ने कुल समय लिया है 29 नवंबर से 30 नवंबर तक। 29 नवंबर 7:45 से यानी कि 7:45 से 30 नवंबर 7:45 तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। यहाँ हम लिख लेते हैं, समय की गणना अभी कर रहे हैं, औसत चाल बाद में निकालेंगे। उसके बाद 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे ये ट्रेन पहुंची है, यानी कि 16 घंटे और इस ट्रेन ने लिए हैं। यानी कि 30 दिसंबर 7:45 से 1 दिसंबर 11:45 तक इसने 16 घंटे और लिए हैं। तो समय कितना हो गया? समय हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 6 4 10, एक हासिल, और यहाँ पर हो गया 40 घंटे का समय हो गया। दूरी हमें दे दी गई है 2120 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटे में समय, समय ये रहा, समय से भाग दे देंगे, हमें कितना मिलेगा? 53 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? पहला विकल्प है सुनीता विलियम्स, दूसरा विकल्प है बछेंद्री पाल, तीसरा विकल्प है सूर्यमणि और चौथा विकल्प है कर्णम मल्लेश्वरी। तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं कर्णम मल्लेश्वरी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ये आपको याद रखना है। और जो विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। बछेंद्री पाल कौन है, सूर्यमणि कौन है, सुनीता विलियम्स कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। तो सुनीता विलियम्स जो हैं ये अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं, और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। सूर्यमणि सूर्यमणि जो हैं ये झारखंड के कुडुक आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं, और ये आपको याद रखना है। और इन्होंने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का भी काम किया है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है, नीचे दिया गया कौन सा एक जड़ों का समूह है? पहला है चुकंदर आलू अदरक, दूसरा है गाजर हल्दी अदरक, तीसरा है शकरकंदी मूली हल्दी, और चौथा है गाजर चुकंदर मूली। तो जड़ों का समूह पूछा गया है,
पहले विकल्प में आप देखते हैं कि चुकंदर, आलू, अदरक, तो इसमें आलू तना है, अदरक तना है और चुकंदर है जड़। तो पहला विकल्प तो हो गया गलत। गाजर जड़ है, हल्दी तना है, अदरक तना है, ये भी गलत हो गया। शकरकंदी जड़ है, मूली जड़ है, लेकिन हल्दी तना है, ये भी गलत हो गया। चौथे में गाजर, चुकंदर, मूली, ये चारों ही जड़ें हैं, तो यही विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। पहला है अबू धाबी में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है राजस्थान के रेगिस्तानों में और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसकी लंबाई 10 से 12 मीटर तक होती है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं और इसके तने में पानी इकट्ठा होता रहता है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसके तने में पतला पाइप डाल के पानी को निकाल लेते हैं। तो ये रेगिस्तानी ओक की विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है, के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है और चौथा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इनमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो घटपर्डी नीपेंथिस जिसे कहते हैं कीटभक्षी पौधा है। अब इसके बारे में जो कथन सत्य हैं वह हमें बताने हैं। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। पहला इसमें सही है। यह ऐसी जगह उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि दलदली भूमि में ये उगता है, वहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का शिकार करता है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो गया। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह चूहों और मेढकों को भी फंसा लेता है, केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं फंसाता। तो सी गलत हो गया। और डी में लिखा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये कोई आवाज नहीं निकालता, बल्कि इसमें एक विशेष गंध आती है और इसी गंध से कीट आकर्षित हो जाते हैं और इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसमें सिर्फ ए और बी सही है, यानी कि आपका पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? पहला विकल्प है मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया और चौथा है डेंगू। तो उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी और इसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, तो वह है मलेरिया। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो सिंकोना पेड़ की जो छाल होती है इसकी इस छाल से दवा बनाई जाती है। सिंकोना का उपयोग भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है और भी कई रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें लक्षण दिया गया है कि उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो वह है मलेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। पिछले वीडियो में ऐसा ही प्रश्न था, लेकिन उसमें घर और विद्यालय था, इसमें घर और अस्पताल है। बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है। चलिए देखते हैं। आगे लिखा है कि डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है।
फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह बाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? चलिए निकालते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो जैसा जैसा लिखा है वैसा ही चित्र बनाएंगे और उसी के अनुसार अपना उत्तर निकालेंगे। तो सबसे पहले दिशाएं लिख लेते हैं। ये होता है पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। अब सबसे पहले लिखा है कि डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। तो ये रहा एक्स। एक्स के ठीक पूर्व में हमें चलना है, कितना चलना है? 600 मीटर। तो हम चल देते हैं 600 मीटर। उसके बाद क्या लिखा है? 600 मीटर चलने के बाद हमें ए मिल जाता है। ये यहाँ दूरी 600 मीटर है, हमें सिर्फ दिशा निकालनी है। तो हम दूरी ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ दिशा से मतलब है। तो ये हमें ए मिल गया। ए मिलने के बाद क्या लिखा है कि ए के फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। तो अब हमें बी पर जाना है जो है ए के दक्षिण में। तो नीचे की तरफ होता है दक्षिण। ये 450 मीटर की दूरी हमने तय की और हमें मिल गया बी। उसके बाद क्या लिखा है? फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। तो अब हमें जाना है सी पर। ये 120 मीटर की दूरी है, हमें मिल गया यहाँ पर सी। उसके बाद क्या लिखा है? अंत में वह बाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। यानी कि अब हमें सी से उत्तर में चलना है 90 मीटर। तो हम 90 मीटर यहाँ चल दिए तो हमें मिल गया अस्पताल बाई। अब क्या लिखा है? अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो ये रहा अस्पताल, ये रहा घर। दिशा क्या होगी? ये दिशा हमें बतानी है, ये वाली। अस्पताल के सापेक्ष घर की दिशा क्या है? तो ये है उत्तर और पश्चिम। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। जैसा जैसा लिखा है वैसा हम चित्र बना देंगे और उसी के अनुसार हम अपने प्रश्न को हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मेघालय। तो चेराव नाच करते हैं मिजोरम के लोग। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चेराव मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इसे मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य रूप भी माना जाता है। इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। दूसरा है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तीसरा है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और चौथा है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मैप से एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से उसे अभी से समझते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तीसरा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और चौथा है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो एनसीईआरटी 2005 एनसीईआरटी द्वारा भारत में प्रकाशित 4 एनसीईएफ में से एक है। यह शैक्षिक उद्देश्यों और अनुभवों की बेहतरी के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। तो उद्देश्य जो नहीं है एनसीईएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का, वह हमें बताना है।
तो पहला लिखा है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो सही है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, यानी कि हस्तपरक गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना, ये भी सही है। तीसरा भी इसमें सही है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी सही है। लेकिन पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, तो पर्यावरण के द्वारा सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि संख्यात्मक कौशलों का जो संबंध है वह गणित शिक्षण से है। तो इसीलिए इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि इसमें उद्देश्य नहीं है होना पूछा गया था, इसीलिए चौथा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पहला विकल्प है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, दूसरा है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, और चौथा है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विषय है जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल करता है। कक्षा 3 से 5 के लिए ईवीएस एक ऐसा विषय है जो बचपन से ही विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं को और मुद्दों को एकीकृत करता है। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है सही हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पहला विकल्प दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा है 2, 3, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और चौथा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में जो सही है वह बताना है। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ये सही है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कक्षा 3 से पर्यावरण अध्ययन की एक किताब चलती है अलग से, और 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, यानी 3 से 5 तक। तो ये भी याद रखना है, दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पहला विकल्प है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, और चौथा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो याद करने वाला तो पहले ही काट दीजिए, 3 विकल्प बचते हैं। प्रश्न में कहा गया है पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है बच्चों को, तो यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है जानवर और चौथा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले भी कई बार बताया है, पर्यावरण अध्ययन के 6 विषय और परिवार और मित्र विषय में 4 उप विषय शामिल है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सुझावित प्रकरणों का एक उप प्रकरण है, तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है जानवर यानी पशु, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6 विषय कौन कौन से हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला है परिवार और दोस्त यानी परिवार और मित्र, और इसी में 4 उप विषय हैं। कौन कौन से हैं? रिश्ते, काम और खेल, जानवर और पौधे।
पहला है रिश्ते, दूसरा काम और खेल, तीसरा जानवर और चौथा है पौधे। तो ये परिवार और मित्र में 4 उपविषय हैं, ये आपको याद रखना है। और जो 6 विषय हैं, पहला परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा पानी, पांचवा यात्रा और छठवां हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, इनसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पहला है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। और चौथा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। पहला है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, दूसरा है बच्चों के समुदाय के सदस्य, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें और चौथा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में जो महत्वपूर्ण है वह हमें बताना है। तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। लेकिन पाठ्य पुस्तक में जो व्याख्या और परिभाषा दी गई है ये ज्ञान की रचना में सहायक नहीं है। ABC इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला है वृत्तांत, दूसरा है कहानियां, तीसरा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और चौथा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है वृत्तांत और कहानियों के द्वारा। व्याख्या के द्वारा बच्चों को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि व्याख्या सुनते बच्चे बोर हो जाते हैं, जबकि कहानियां उन्हें सुनाई जाती हैं तो वो उन्हें रुचिकर लगती हैं। तो इसमें जो व्याख्या वाले हैं वो शामिल नहीं होंगे। A और B इसमें सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की अभी जो उम्र है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं, व्याख्या उन्हें अभी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए इसमें A और B ही सही होंगे, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पहला है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, तीसरा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ABC तीनों ही इसमें सही हैं, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पहला है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है और चौथा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। जिसमें छात्र सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं और सक्रिय शिक्षण में शामिल होते हैं, यह एक साथ काम करके सीखने को सार्थक बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। अब इसने पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है ये हमें बताना है। तो कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रभावशाली है, ये इसमें शामिल नहीं है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये सही है। और समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय में पूरा करने में सहायता करता है, ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। B और C इसमें सही हैं। इसके अलावा समूह शिक्षण के और क्या क्या लाभ हैं वो भी आपको याद होने चाहिए।
यह सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देता है, सामाजिक संपर्क को बेहतर बनाता है, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, बुद्धिशीलता और महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ाता है, संचार और जीवन भर सीखने के कौशल को विकसित करता है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता बढ़ाता है। तो ये सब भी साथ में याद रखना है। बी और सी इसमें सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पहला है परिवार के सदस्य, दूसरा है समुदाय के सदस्य, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा है कक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन को सीखने के सबसे प्रभावशाली संसाधन बताने हैं। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा इसमें शामिल नहीं होता, जबकि पाठ्य पुस्तक शामिल होती है। इसके अलावा शैक्षिक मीडिया, प्राकृतिक वातावरण ये भी शामिल होता है। तो इसमें ए बी सी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पहला है वैश्विक से स्थानीय, दूसरा है अमूर्त से मूर्त, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात और चौथा है तीसरा है अज्ञात से ज्ञात और चौथा है ज्ञात से अज्ञात। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात। पहले उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है जो बच्चे पहले से जानते हैं, फिर धीरे धीरे अज्ञात की ओर उन्हें ले जाया जाता है, यानी कि जिसके बारे में वह नहीं जानते तो संबंधित करके उन्हें पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा है वर्णन अभिलेख और चौथा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है पूछा गया है। रचनात्मक आकलन एक प्रकार का मूल्यांकन है जो सीखने और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी के लिए संदर्भित किया जाता है। अब इसमें जो साधन नहीं है वह बताना है, तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण एक ग्रेड स्तर में प्राप्त कौशल और ज्ञान को मापने के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। पोर्टफोलियो क्या है? तो इसमें समय के साथ शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना, रिपोर्ट, असाइनमेंट आदि जैसे शिक्षार्थी के काम के नमूने शामिल हैं। क्रम निर्धारण मापनी क्या है? तो यह एक प्रदर्शन मूल्यांकन पद्धति को संदर्भित करता है जो एक द्विध्रुवीय पैमाने पर छात्रों को दर देता है, जिसमें प्रायः खराब से लेकर उत्कृष्ट तक कई बिंदु होते हैं। और वर्णन अभिलेख क्या है? तो यह एक अवलोकन है जिसे अवधि के दौरान छात्र के चरित्र विकास के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहानी के रूप में लिखा जाता है। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? पहला है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, दूसरा है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, तीसरा है आकलन के संकेतकों का उपयोग और चौथा है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो प्रश्न में पूछा गया है किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यदि आप बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकते हैं, तो यदि आप गलत आंक देते हैं तो बच्चों को परिणाम में चिंता हो सकती है, विफलताओं की भावना उनमें विकसित हो सकती है, हीन भावना विकसित हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। तो इसीलिए इसमें पूछा गया था कि बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, इसीलिए पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने के लिए कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, यानी बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने के लिए मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरा है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती हैं।
तीसरा है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करते हैं। और चौथा है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करते हैं। तो जब बच्चों को किसी गतिविधि में शामिल किया जाता है तो बच्चों को सार्थक शिक्षा दी जाती है। अब इसमें पूछा गया है कि ये जो क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप से बच्चे अर्थपूर्ण ढंग से सीख सकते हैं यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? पहला लिखा है मछली, दूसरा है कौआ, तीसरा है घड़ियाल और चौथा है कछुआ। तो जो भिन्न है वह हमें बताना है। तो इसमें दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कौआ। कौआ एक पक्षी है। बाकी अब आप देख रहे हैं कि ये जली जीव हैं, ये जल में रहते हैं। कौआ पक्षी है तो यही भिन्न है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न में मिलान करना है। कॉलम 1 में शहर या राज्य लिखे हुए हैं और कॉलम 2 में अत्यधिक पसंद का भोजन लिखा है। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है हांगकांग, तो हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है। 5वें से मिला देंगे। केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। पहले से मिला देंगे। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। दूसरे से मिला देंगे। और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है। तो ए का 5वां है, बी का पहला है, सी का दूसरा है और डी का तीसरा है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? पहला है उल्लू, दूसरा है कौआ, तीसरा है बसंत गौरी और चौथा है मैना। तो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है मैना। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जो उल्लू है यह अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों में, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, में रहते हैं। दूसरा है मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं और लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो पहला तो सही है। राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, लोग मिट्टी के घर बनाते हैं जिनकी दीवारें मोटी होती हैं और जो छतें होती हैं वह कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। पहला इसमें सही हो गया। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो मनाली में घर बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते बल्कि असम में बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो बी गलत हो गया। और लेह में 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। नीचे वाली मंजिल में जानवरों को और जरूरी सामान को रखा जाता है और ऊपर घर के सभी सदस्य रहते हैं। ए और सी इसमें सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ए और सी। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तीसरा है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और चौथा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो हाथियों के विषय में सत्य कथन बताने हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, यानी कि ये आराम बहुत कम करते हैं और सोते भी बहुत कम हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक झाड़ियां पत्तियां खा लेता है। ये गलत है, क्योंकि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक झाड़ियां और पत्तियां खा पाता है। भी गलत हो गया। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये सही है। और किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, यानी झुंड की नेता होती है। तो ए सी डी इसमें सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया, सी डी ए। तो ये पेपर था दिसंबर 2019 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पेपर सेकंड के लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर सेकंड भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।